नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण की, राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से परेशान बीजेपी की, बात करेंगे सेंट्रल विस्टा को लेकर घिरे पीएम मोदी की, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को लगे झटके की, साथ ही जानेंगे पहलवानों के समर्थन में सचिन पायलट ने क्या कहा और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चीतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को घेरा, कहा वोट बटोरने के लिए गंगा जी की आती याद, प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल विश्वासघात। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान पहुंचे पीएम मोदी, बोले विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। लखीमपुर में 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी हुए बरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 298 अंकों की तेजी के साथ 61,730 पर हुआ बंद, निफ्टी 73 अंक उछलकर 18,203 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धारमैया विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और अब वही कर्नाटक के अगले सीएम होंगे। 20 मई को दोपहर 12:30 बजे सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मनोनीत मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। इसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। बेंगलुरु का श्री कांतिराव स्टेडियम में कल दोपहर 12:30 बजे सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ ही डिप्टी सीएम पद के लिए डीके शिवकुमार और करीब 1.5 दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक बार फिर दिल्ली आए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए शिवकुमार ने कहा कि हम यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता व्यक्तिगत रूप से देने के लिए आए हैं, जिन्होंने कांग्रेस की जीत के लिए पसीना बहाया है। देर रात सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात चलती रही। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम पर भी मोहर लगा दी गई है। दिल्ली से लौटते ही मंत्रियों के नाम की लिस्ट राजभवन पहुंचा दी जाएगी। कार्यक्रम में विपक्षी दल के नेताओं को भी बुलाया गया है। ममता बनर्जी को छोड़ सभी दलों के दिग्गज बेंगलुरु पहुंचेंगे। ममता ने पहले से ही निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए अपने प्रतिनिधि को भेजने की बात कही है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बेंगलुरु जाने को तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण काफी शानदार रहने वाला है। शानदार तो राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा भी रहने वाली है। 2024 के नजदीक आते ही विदेशी जमीन पर भी भारतीयों को लुभाने की रेस तेज हो गई है। इस कड़ी में जहां पीएम मोदी अगले महीने राष्ट्रपति बाइडेन के मेहमान बनेंगे, वहीं कर्नाटक की जीत का बूस्टर लेने के बाद राहुल गांधी भी इस महीने के आखिर में अमेरिका में होंगे। अमेरिकी जमीन पर दोनों ही नेता भारतीय समुदाय से संवाद और अपने सियासी प्रचार को धार देने की कोशिश करेंगे। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब राहुल गांधी 28 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका की यात्रा शुरू करेंगे। इससे पहले उनका 31 मई को जाने का कार्यक्रम था। राहुल गांधी 29 और 30 मई को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। इसके बाद राहुल गांधी 30 मई को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। राहुल के कार्यक्रम का नाम मोहब्बत की दुकान रखा गया है। इसका पोस्टर भी जारी हो चुका है। राहुल 4 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में होंगे, जहाँ NRI के साथ उनका संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विदेशों में कांग्रेस के संपर्क अभियान को देखने वाली इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की अमेरिकी इकाई 4 जून 2023 को उसी तरह के कम्युनिटी आयोजन की तैयारी कर रही है जैसा पीएम मोदी के लिए आयोजित होता रहा है। हालांकि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से महज 2 हफ्ते बाद पीएम मोदी भी न्यूयॉर्क में होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर वो अमेरिका जा रहे हैं। मोदी जहां विश्व योग दिवस पर यूएन में होने वाले आयोजन में शरीक होंगे, वहीं वॉशिंगटन डीसी में 22 जून को राष्ट्रपति बाइडेन के खास मेहमान होंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को खास बनाने के लिए सरकार से लेकर ओवरसीज
फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज चल रही हैं। इसमें पीएम मोदी के अमेरिका में सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए शिकागो से लेकर अटलांटा तक तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस बार नजरें राहुल गांधी पर रहने वाली हैं। राहुल मोहब्बत के पैगाम के साथ अमेरिका जा रहे हैं। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद राहुल का ये पहला विदेश दौरा है। ऐसे में ये उनके लिए भी काफी खास रहने वाला है। अमेरिका में राहुल क्या कहते हैं, ये 2024 में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करेगा। तो वहीं पीएम मोदी ने भी खुद को मजबूत करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। पीएम मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख आई तो कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेताओं ने सेंट्रल विस्टा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं इस रिपोर्ट। कांग्रेस ने नए संसद भवन को पीएम मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना करार दिया है और सवाल किया है कि ऐसी इमारत की जरूरत ही क्या है, जहां विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि दरअसल संसद भवन सिर्फ इमारत नहीं बल्कि बेजुबानों की जुबान है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर ने डीबी लाइव से बात करते हुए नई संसद भवन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, Parliament is not only of bricks and cements and steel. It is about the voices of people who are voiceless also. It's not about chairs. It's not about space. It is not about the facilities. It is about the right of the opposition members to speak. When the mics of opposition members are switched off, what is going to be the biggest thing in the new parliament? Will the mics be on in the new parliament? That's the question we have to ask. Hope that the Prime Minister realizes that Parliament is the temple of democracy, means we should allow the opposition also to speak and their mics should also be on. Thank you. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नए संसद भवन में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया। 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और श्रमिक, तस्वीर सब कुछ बयां करती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना। पीएम मोदी नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन करेंगे। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। नए संसद भवन के अंतर्गत लोकसभा में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। संसद की नई इमारत का निर्माण 2 साल पहले शुरू हुआ था। सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण, प्रधानमंत्री का एक नया कार्यालय और आवास और एक नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से पूरा किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा अपनी शुरुआत से ही विवादों में रहा है। सेंट्रल विस्टा को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है तो विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग का भी नहीं थम रहा है। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 18 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट से याचिका पर फौरन सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका मंजूर की और आज सुनवाई भी हुई। तो क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग पर रोक लगा दी गई है। ये रोक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई थी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल कर ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि संरचना को कोई नुकसान न हो। वहीं सीजेआई ने कहा कि हम एएसआई से रिपोर्ट बुलाने के खिलाफ नहीं हैं। सरकार को विचार करने दे कि विकल्प और मुद्दे क्या हैं। इस मामले में सभी को सावधानी से चलना होता है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहते हुए आदेश पारित किया है। हुजैफा की दलीलें सुनने के बाद पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एएसआई ने कहा था कि शिवलिंग जैसी संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है और एएसआई को इसी दलील पर हाईकोर्ट ने शिवलिंग के कार्बन डेंटिंग का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 7 जुलाई को करेगा। तब तक इसकी कार्बन डेंटिंग पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से हिंदू पक्ष को जोरदार झटका लगा है। झटका तो पहलवान भी मोदी सरकार को देने की फिराक में हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवानों का समर्थन करते हुए इंसाफ की मांग की है। और क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के धरने का आज 27वां दिन है। खापों के महापंचायत कर सरकार को दिए गए अल्टीमेटम के अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में 21 मई के बाद इस धरने को और आंदोलन को बड़ा रूप दिया जा सकता है। आज धरना स्थल जंतर मंतर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी पहलवानों से मिलने पहुंचे और उनका समर्थन किया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा, हमारे खिलाड़ी जिस न्याय की मांग कर रहे हैं उसमें हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी और हमारी मांगों को जल्द माना जाएगा। धरने पर बैठे पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं पहलवानों से लगातार नेताओं के मिलने का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल ने भी पहलवानों से मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को जंतर मंतर जाकर पहलवानों से मुलाकात की थी और उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, ये बेटे बेटियां देश के लिए मेडल लाते हैं तो मोदी जी फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते। पहलवानों का समर्थन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पुलिस अब तक सिर्फ जांच की ही बात कर रही है। इधर बृजभूषण ने खिलाड़ियों के मेडल लौटाए जाने के बयान पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मेडल की कीमत तो 15 रुपए है, अगर वापस करना ही है तो करोड़ों रुपए का नगद पुरस्कार करें। तो इस पर साक्षी मलिक ने पलटवार करते हुए कहा, जिस मेडल को 15 रुपए का बताया उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शर्म की बात है कि हमारे देश में चैंपियंस का ये हाल हो रहा है। फिलहाल जो हालात हैं उससे साफ है कि पहलवानों की ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। पहलवान बेटियों को कब मिलेगी राहत, इसका सभी को इंतजार है। राहत तो आज इमरान खान को मिली है। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी के बाद हुए बवाल के चलते उनके खिलाफ दायर 3 मामलों में उन्हें बड़ी राहत मिली है। पाक की आतंकवाद रोधी अदालत ने इमरान की गिरफ्तारी से पहले उनकी जमानत को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। इमरान खान के घर पर किसी भी समय पुलिस का एक्शन शुरू हो सकता है, लेकिन इस एक्शन से पहले पुलिस इमरान खान से लगातार बातचीत भी कर रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस का दावा है कि इमरान खान के आवास में 40 से ज्यादा अफगानी मौजूद हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है। इमरान खान को चेतावनी दी गई थी कि देश विरोधी इन तत्वों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन इमरान ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की पुलिस और सरकार के दावों में कोई दम नहीं है। इस बीच लाहौर कैपिटल सिटी पुलिस के अधिकारी बिलाल सिद्दीकी कामयान ने दावा किया कि इमरान के घर से भाग निकलने की कोशिश कर रहे 14 राष्ट्र विरोधी लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच पुलिस एक्शन से पहले एक बार फिर लाहौर पुलिस ने इमरान खान से बातचीत की है। लाहौर पुलिस कमिश्नर इमरान के जमान पार्क वाले मकान पर पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस बीच कोर्ट से आज भी इमरान खान के लिए राहत की खबर आई। इमरान की गिरफ्तारी से नाराज पीटीआई समर्थकों ने 9 मई को पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन किया था। इससे जुड़े 2 मामलों में कोर्ट ने इमरान को 2 जून तक की जमानत दे दी है। इमरान खान कानूनी लड़ाई में तो उलझे हुए हैं, उनका राजनीतिक संकट भी बढ़ता जा रहा है। पार्टी के कई दिग्गज नेता किनारा कर रहे हैं, तो इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाने की तैयारी भी हो गई है। इमरान खान के करीबी और खैबर पख्तूनवा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टक ने कहा कि अगर हमारी पार्टी पर बैन लगाया जाता है तो पीटीआई नए नाम के साथ चुनावी राजनीति में हिस्सा लेती रहेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात चीतों की। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 2 महीने के भीतर 3 चीतों की जान जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। निराशा व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चीतों को राजस्थान में शिफ्ट करने के लिए विचार करने को कहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए तीनों चीतों की जान पिछले 2 महीने में चली गई। चीतों की जान जाने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है, जिसने वन विभाग और राज्य सरकार को हैरान कर दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां आज इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सियासत से ऊपर उठकर चीतों को राजस्थान में शिफ्ट करने पर विचार करें। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट और लेखों से पता चलता है कि कुनो नेशनल पार्क बड़ी संख्या में चीतों को रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को इन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने पर विचार करना चाहिए। बेंच ने आगे कहा कि 2 महीने से कम समय में 3 चीतों की जान चली गई, ये गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि कुनो इतने चीतों के लिए पर्याप्त नहीं है। आप राजस्थान में अनुकूल स्थान क्यों नहीं देखते? सिर्फ इसलिए कि राजस्थान में विरोधी दल का शासन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विचार नहीं करेंगे। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इसका
संज्ञान लिया गया है। बीते दिनों साशा नाम की 4.5 साल की मादा चीते की किडनी की बीमारी के कारण जान चली गई। उसे करीब 6 महीने पहले ही नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के KNP में रखा गया था। इसके अलावा 23 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए उदय नाम के चीते और इसके बाद 9 मई को मादा चीता दक्षा की जान चली गई थी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।